आमतौर पर जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं तो वहाँ ना एक तरह की सटीकता की उम्मीद होती है। हाँ बिल्कुल, एक इंजीनियरिंग जैसी सटीकता। बिल्कुल। मतलब अगर किसी की बांह टूट जाती है तो एक्सरे में वो टूटी हुई सफेद लाइन एकदम साफ दिख जाती है और डॉक्टर बस उसकी तरफ इशारा करके कह देता है कि देखिए ये रही समस्या। और वो स्पष्टता बहुत सुकून देती है। हम इंसानों को चीजें अपनी आंखों से देखना और उन्हें अलग अलग खांचों में बांटना बहुत पसंद है ना? लेकिन जब हम इंसान के दिमाग, उसके सीखने की प्रक्रिया और जिसे हम पीक परफॉर्मेंस कहते हैं उस दुनिया में कदम रखते हैं तो वो एक्सरे मशीन अचानक काम करना बंद कर देती है। एकदम सही कह रही हैं आप। भौतिक शरीर के स्तर पर चीजें काफी हद तक बाइनरी होती हैं। या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है। लेकिन दिमाग के मामले में सब कुछ धुंधला सा लगता है। और यहीं से सारी उलझन शुरू होती है। आज की दुनिया में जहां हर तरफ से जानकारी की बाढ़ आई हुई है, हम सब कहीं ना कहीं सूचनाओं के बोझ तले दबे हुए हैं। हाँ, जिसे हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड कहते हैं। बिल्कुल। हम किसी भी विषय में महारत हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हम बस एक धुंधले परिदृश्य में भटक रहे हैं। हमें असल में पता ही नहीं होता कि हमारा दिमाग चीजों को कैसे सीखता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग मेहनत तो कर रहे हैं पर सही दिशा में नहीं। तो आज के इस गहन चर्चा में हमारा मुख्य मिशन इसी धुंधलेपन को दूर करना है, यानी इसे स्पष्ट करना है। हम सिर्फ कुछ हवाई बातें या मोटिवेशनल कोटेशंस नहीं बांटने वाले। हम ये समझने वाले हैं कि इसके पीछे का वैज्ञानिक तंत्र क्या है और कैसे हम अपनी बायोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने प्रदर्शन को सर्वोच्च स्तर तक ले जा सकते हैं। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। बिल्कुल। और इस धुंधलेपन को दूर करने के लिए आज हमारे पास दो बहुत ही प्रभावशाली और वैज्ञानिक स्रोत हैं। पहला है ए खटाना द्वारा दिया गया पेयर्ड लर्निंग स्ट्रक्चर, जो हमें बताता है कि सीखने का ढांचा कैसा होना चाहिए। और दूसरा है एंड्रयू ह्यूबरमैन के विचारों पर आधारित द न्यूरोकेमिकल आर्किटेक्चर ऑफ पीक परफॉर्मेंस। यह हमें बताता है कि उस ढांचे को चलाने वाला बायोलॉजिकल इंजन कैसे काम करता है। तो ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये एक पूरा मैकेनिज्म है। एकदम। ये दोनों मिलकर हमें ये समझाते हैं कि इंसान का विकास कोई रहस्यमय जादू नहीं है। तो उस पहले हिस्से से शुरू करते हैं, खटाना का सीखने का ढांचा। अक्सर स्कूलों या कॉलेजेस की वजह से हमारे दिमाग में ये बैठ जाता है कि सीखना ना एक बहुत ही पैसिव प्रक्रिया है। हाँ, एक निष्क्रिय प्रक्रिया। किताब पढ़ी, जानकारी दिमाग में डाली और हो गया। वही तो। लेकिन ये स्रोत बताते हैं कि सीखना कोई एक बार की जाने वाली या अलग थलग घटना नहीं है। ये एक निरंतर चलने वाला लूप है, जिसे हम सीखना, परीक्षण करना, मजबूत करना और प्रगति करना कहते हैं। अंग्रेजी में कहें तो लर्न, टेस्ट, स्ट्रेंथन और प्रोग्रेस। तो इस लूप को ही पेयर्ड लर्निंग स्ट्रक्चर कहा गया है। जी हाँ। और खटाना के अनुसार इसके 3 अलग-अलग स्तर हैं। अगर हम पहले स्तर की बात करें, जिसे फाउंडेशन या नींव कहा गया है, तो इसका उद्देश्य बहुत भारी भरकम ज्ञान हासिल करना नहीं है। तो फिर इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सिर्फ एक बुनियादी समझ बनाना है। यहाँ जानकारी को लिया जाता है और तुरंत उसका परीक्षण किया जाता है। और यहीं पर मुझे स्रोतों में एक बात बहुत दिलचस्प लगी थी। इस पहले स्तर पर जानकारी हासिल करने के लिए लोग नोटबुक LM जैसे AI टूल्स, माइंड मैप्स और इन्फोग्राफिक्स का उपयोग करते हैं। हाँ, क्योंकि ये टूल्स जानकारी को आसान बनाते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये टूल्स सिर्फ एक सामान्य किताब पढ़ने से बेहतर कैसे हैं? मेरा मतलब है, क्या ये सिर्फ नई तकनीक का दिखावा नहीं है? नहीं, ये सिर्फ दिखावा नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ठोस कॉग्निटिव कारण है। जब आप कोई किताब पढ़ते हैं तो जानकारी एक सीधी रेखा में होती है, लेकिन नोटबुक का LM या माइंड मैप्स जानकारी को छोटे पचने योग्य हिस्सों में तोड़ देते हैं। अच्छा, तो दिमाग उसे आसानी से ग्रहण कर लेता है। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जानकारी लेने के तुरंत बाद आपको क्विज या फ्लैश कार्ड के जरिए अपनी शुरुआती याददाश्त का परीक्षण करना होता है। मतलब सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, उसे तुरंत बाहर निकालना भी जरूरी है। सटीक रूप से। कॉग्निटिव साइंस में इसे रिट्रीवल प्रैक्टिस कहते हैं। जब आप तुरंत फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आप दिमाग को उस जानकारी को वापस लाने के लिए मजबूर करते हैं। और ये उस भ्रम को तोड़ देता है कि आपको सब कुछ समझ आ गया है। हाँ, और जब ये रिट्रीवल काम कर जाता है तब आप दूसरे स्तर पर जाते हैं, जिसे सक्रिय रूप से सीखना या एक्टिव लर्निंग कहते हैं। तो दूसरे स्तर पर क्या बदल जाता है? स्रोतों में सिस्टम, प्रॉम्प्ट्स और इंटरैक्टिव चैट का जिक्र है।
मैं इसे लेकर थोड़ी उलझन में हूँ। उलझन कैसी? मतलब एक सिस्टम प्रॉम्प्ट मुझे सक्रिय रूप से कैसे सिखा सकता है? देखिए, एक साधारण सवाल पूछने और सिस्टम प्रॉम्प्ट का उपयोग करने में बहुत बड़ा अंतर है। दूसरे स्तर पर आप एआई को एक सिस्टम प्रॉम्प्ट देकर उसे एक ऐसा रूप दे देते हैं जो आपसे बहस करे। ओह, जैसे कि कोई स्पैरिंग पार्टनर। बिल्कुल भाई, आप सिर्फ जवाब नहीं ले रहे हैं, आप अवधारणाओं को लागू कर रहे हैं। आप एआई से कहते हैं कि मुझे ये सिद्धांत एक 5 साल के बच्चे को समझाने में मदद करो, और अगर मैं गलत हूं तो मुझे टोको। तो ये दिमाग में एक तरह का घर्षण पैदा करता है। हाँ, कॉग्निटिव घर्षण। और यही घर्षण आपकी गहरी समझ बनाता है। समझ गई। यानी हम जानकारी के साथ एक तरह की कुश्ती लड़ रहे हैं। और फिर आता है तीसरा स्तर, जिसे महारत या मास्टरी कहा जाता है। हाँ, यहाँ कहा गया है कि ज्ञान को एक ढांचे में ढालना होता है, जैसे कि ब्लॉग स्टाइल में चीजों को लिखना या बहुत ही कठिन सवालों का सामना करना। क्योंकि जब आप किसी विषय पर ब्लॉग लिखते हैं तो आप सिर्फ जानकारी को दोहरा नहीं रहे होते, आप उसे सिंथेसाइज कर रहे होते हैं। आप अलग-अलग विचारों को जोड़कर एक नया अर्थ निकाल रहे होते हैं। सही कहा। ये दिखाता है कि आपने ज्ञान को पूरी तरह से अपने भीतर उतार लिया है। अगर मैं इस 3 स्तरीय ढांचे की तुलना एक घर बनाने से करूं, तो ये ऐसा होगा कि पहला स्तर यानी फाउंडेशन, घर की नींव रखना है। एक मजबूत नींव, बिल्कुल। और दूसरा स्तर जो एक्टिव लर्निंग है, वो दीवारें खड़ी करने जैसा है। आप मेहनत कर रहे हैं, ईंटें जोड़ रहे हैं। और तीसरा स्तर यानी महारत, वो घर का इंटीरियर डिजाइन करना है, जहां सब कुछ एक सुंदर रूप ले लेता है। ये एक बहुत ही सुंदर और सटीक रूपक है। हर स्तर का अपना एक अलग काम है। ये सब सुनने में बहुत तार्किक लगता है, मतलब लर्न, टेस्ट, स्ट्रेंथन, प्रोग्रेस। लेकिन मेरा एक सवाल है। पूछिए। अगर हमें पता है कि सीखने का ये लूप सैद्धांतिक रूप से इतना कारगर है, तो फिर हम असल जिंदगी में ध्यान केंद्रित करने में इतना संघर्ष क्यों करते हैं? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। मतलब अगर मुझे पता है कि घर कैसे बनाना है, तो फिर मैं काम पर बैठते ही 10 मिनट बाद अपना फोन क्यों देखने लगती हूँ? हम फोकस क्यों नहीं कर पाते? यहीं पर हमारा ये ढांचा एक बायोलॉजिकल दीवार से टकराता है। सीखने का ये जो बेहतरीन नक्शा है ना, ये तब तक काम नहीं कर सकता जब तक कि हमारे दिमाग का बायोलॉजिकल इंजन सही स्थिति में ना हो। बायोलॉजिकल इंजन, तो यहाँ से हम दूसरे स्रोत की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर एंड्रू हुबरमैन का काम तस्वीर में आता है। मानव शरीर की स्थिति को वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधित किया जा सकता है, और इस इंजन का सबसे अहम पुर्जा है हमारा न्यूरोकेमिकल आर्किटेक्चर। विशेष रूप से डोपामाइन, है ना? हाँ। इसके बारे में आजकल हर जगह बात होती है। इसे अक्सर खुशी से जोड़ा जाता है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि डोपामाइन मुख्य रूप से खुशी का रसायन है ही नहीं। अच्छा, तो फिर ये क्या है? ये असल में प्रेरणा और किसी चीज की चाहत का रसायन है। अंग्रेजी में कहें तो मोटिवेशन और क्रेविंग। ये हमें कुछ भी करने के लिए प्रेरित करता है। तो अगर मेरे अंदर डोपामाइन ज्यादा है, तो मैं ज्यादा मोटिवेटेड महसूस करूंगी। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि डोपामाइन कोई सीधी रेखा है जिसे आप बस बढ़ाते जा सकते हैं। तो ये कैसा होता है? असल में ये एक वेव पूल की तरह काम करता है। वेव पूल मतलब इसमें लहरें उठती हैं और फिर नीचे जाती हैं? ठीक कहा। डोपामाइन का एक बेसलाइन या आधारभूत स्तर होता है। जब आप कोई मेहनत का काम करते हैं और आपको इनाम मिलता है तो एक लहर उठती है, एक डोपामाइन पीक। बिल्कुल। लेकिन जीव विज्ञान का नियम है कि हर पीक के बाद एक ट्रफ या भारी गिरावट आती है। लहर जितनी ऊंची होगी उसके बाद पानी का स्तर उतनी ही गहराई तक नीचे जाएगा। तो अगर मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे मुझे अचानक बहुत सारा डोपामाइन मिल जाए, वो भी बिना किसी मेहनत के, तो क्या होगा? स्रोतों में इसे प्रयास इनाम की सीमा या एफर्ट रिवॉर्ड थ्रेशोल्ड का जोखिम कहा गया है। हाँ, मैंने भी इसके बारे में पढ़ा था। अगर किसी व्यक्ति को बिना मेहनत के डोपामाइन का बहुत बड़ा पीक मिल जाए, जैसे कि अनधिकृत उत्तेजक पदार्थों से या अत्यधिक पोर्नोग्राफी देखने से, तो एक कृत्रिम लहर पैदा करता है। रुकिए, इसका मतलब ये है कि अगर मुझे बिना मेहनत के कोई बहुत बड़ा इनाम मिल जाए, तो मैं वास्तव में अपनी भविष्य की प्रेरणा को बायोलॉजिकल रूप से नष्ट कर रही हूँ। एकदम सही, क्योंकि इसके बाद आने वाली गिरावट बहुत भयानक होती है। शरीर अपना संतुलन बनाए रखने के लिए डोपामाइन रिसेप्टर्स को बंद कर देता है। तो मेरा सामान्य बेसलाइन स्तर ही नीचे गिर जाएगा। हाँ, और जब बेसलाइन गिरता है तो आपको हर सामान्य चीज नीरस लगने लगती है।
व्यक्ति को प्रेरणाहीनता, निराशा और समाज से कटा हुआ महसूस होने लगता है। बाप रे, ये तो बिल्कुल उस इंसान की तरह हुआ जो अचानक लॉटरी जीत लेता है और फिर दिवालिया हो जाता है। वो कैसे? क्योंकि उसे वो पैसा कमाने की प्रक्रिया, वो अनुशासन पता ही नहीं होता। उसका दिमाग उस बड़े इनाम को प्रोसेस नहीं कर पाता। जब पैसा खत्म होता है तो पहले से भी ज्यादा दुखी हो जाता है। बहुत उम्दा उदाहरण है ये। क्योंकि उसका सिस्टम ये मान चुका है कि बड़े इनाम बिना मेहनत के मिलते हैं, इसलिए वो छोटे छोटे काम करने की प्रेरणा ही खो देता है। ये लॉटरी वाला उदाहरण इस बायोलॉजिकल मैकेनिज्म को बहुत अच्छी तरह से समझाता है। जब दिमाग को बिना काम किए लॉटरी मिल जाती है तो वो उस खटाना वाले 3 स्तरीय लूप में बैठकर मेहनत क्यों करेगा? सही बात है। वो क्यों फाउंडेशन बनाएगा या एक्टिव लर्निंग करेगा? इसीलिए उच्च प्रदर्शन के लिए अपने डोपामीन को कंट्रोल करना इतना जरूरी है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति इस डोपामीन गिरावट में फंसा हुआ है, उसका बेसलाइन गिर चुका है और वो फोकस नहीं कर पा रहा है। वो इस फंसी हुई स्थिति से बाहर कैसे निकले? ये एक बड़ा सवाल है। क्या वो सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति या विल पावर से खुद को बदल सकता है? अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो सिर्फ खुद को याद दिलाने या इच्छा शक्ति से काम नहीं चलता। आदतों को तोड़ने और नया सीखने के लिए न्यूरोप्लास्टिसिटी की आवश्यकता होती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये हमारे दिमाग के तारों को फिर से जोड़ने की क्षमता है ना? हाँ, हमारे न्यूरल कनेक्शंस को रीवायर करने की क्षमता। लेकिन वयस्कों में न्यूरोप्लास्टिसिटी अपने आप या पैसिव तरीके से नहीं होती। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए नर्वस सिस्टम को उसकी डिफॉल्ट स्थिति से बाहर निकालना पड़ता है। उसे कुछ ऐसा देना पड़ता है जो नया और अलग हो। नया और अलग क्या मतलब? क्या मुझे कोई नई भाषा सीखनी पड़ेगी या गिटार बजाना सीखना होगा? यहाँ नया और अलग का मतलब व्यवहार से ज्यादा आपकी बायोलॉजिकल स्थिति से है। दिमाग को बदलने के लिए एक विशेष न्यूरोकेमिकल माहौल की आवश्यकता होती है। अच्छा, वो माहौल कैसे बनता है? ये 2 चरणों में होता है। पहला चरण है अत्यधिक सतर्कता और उच्च फोकस। जब आप कुछ कठिन सीखने की कोशिश करते हैं तो दिमाग में एक तनाव पैदा होता है, एपिनेफ्रिन रिलीज होता है। तो तनाव हमेशा बुरा नहीं होता? बिल्कुल नहीं, ये तनाव जरूरी है। ये दिमाग को संकेत देता है कि कुछ बदल रहा है, ध्यान दो। लेकिन अगर हम सिर्फ तनाव में ही रहेंगे तो थक कर हार मान लेंगे। और यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। फोकस सिर्फ आधा हिस्सा है। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उस उच्च सतर्कता की स्थिति से गहरे आराम की स्थिति में कितनी कुशलता से स्विच करते हैं। इसे ही रिसोर्सों में स्टेट ट्रांजिशन इंटरवल्स कहा गया है ना? जी हाँ, ये गाड़ी के गियर बदलने जैसा है। ये बहुत दिलचस्प है। मतलब हमें गाड़ी को हमेशा फुल स्पीड पर नहीं चलाना है, बल्कि उसे न्यूट्रल में डालना भी आना चाहिए। एकदम सही। स्रोतों में इस ट्रांजिशन के लिए कुछ शून्य लागत या जीरो कॉस्ट उपकरणों का जिक्र है। ये कैसे काम करते हैं? ये उपकरण सीधे हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर असर डालते हैं। उदाहरण के लिए लंबी सांस छोड़ना, लॉन्ग एक्सहेल ब्रीदिंग। हाँ, जब आप सांस अंदर लेने से ज्यादा लंबी सांस बाहर छोड़ते हैं तो आप अपने हृदय गति को धीमा कर रहे होते हैं और शरीर को शांत कर रहे होते हैं। और एक और टूल था, सुबह उठते ही धूप सेकना, सनलाइट एक्सपोजर। ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए नहीं है, ये आंखों के जरिए दिमाग को संकेत भेजता है कि एक नया दिन शुरू हो गया है, जो कोर्टिसोल के स्तर को सही समय पर सेट करता है। बिल्कुल। और एक और टूल है जिसका जिक्र स्रोत में बार बार आता है, NSDR या नॉन स्लीप डीप रेस्ट। ये क्या है? ये बहुत ही शक्तिशाली टूल है। NSDR एक ऐसी प्रक्रिया है जहां आप शरीर को एक गहरी शिथिलता में ले जाते हैं, लेकिन पूरी तरह सोते नहीं हैं। तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी में कैसे मदद करता है? इसके पीछे का विज्ञान ये है कि वयस्कों में दिमाग की रिवायरिंग तब नहीं होती जब हम ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं। अरे सच में? हाँ, फोकस सिर्फ ये मार्क करता है कि किन न्यूरॉन्स को बदलना है। वास्तविक भौतिक बदलाव, वो रिवायरिंग तब होती है जब हम गहरे आराम या नींद में होते हैं। NSDR दिमाग की तरंगों को उस अवस्था में ले जाता है जहां ये रिवायरिंग तेजी से हो सकती है। वाओ, ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि हम एक मैकेनिक की तरह अपने शरीर के गियर बदल सकते हैं। बिल्कुल बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ आकर बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि जब हम पीक परफॉर्मेंस, डोपामाइन कंट्रोल और नर्वस सिस्टम को हैक करने की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी रोबोट या मशीन की बात कर रहे हैं। हाँ, एक हद तक ये मैकेनिकल लगता है। ऐसा लगता है कि सफलता के लिए मुझे बस एक अकेले कमरे में बैठना है, अपनी सांसें गिननी है और ठंडे पानी से नहाना है। लेकिन स्रोत एक बहुत ही अप्रत्याशित चीज की बात करते हैं, एक सुरक्षा कवच की। सामाजिक जुड़ाव या सोशल गार्डरेल्स। बिल्कुल, सामाजिक रिश्ते। ये इस पूरे विषय का सबसे मानवीय पहलू है। हम सिर्फ रसायनों का एक बर्तन नहीं है, हम एक सामाजिक प्रजाति हैं। तो उच्च प्रदर्शन में ये समाज कैसे मदद करता है?
जब कोई व्यक्ति उच्च जोखिम वाले रचनात्मक लक्ष्यों का पीछा कर रहा होता है तो उसका नर्वस सिस्टम लगातार तनाव में रहता है। फाइट या फ्लाइट मोड में। हाँ, इस तनाव को संतुलित करने के लिए हमारे सामाजिक रिश्ते एक बायोलॉजिकल स्टेबलाइजर का काम करते हैं। ये बायोलॉजिकल स्टेबलाइजर वास्तव में कैसे काम करता है? स्रोतों में एक टर्म था, बिना योजना के बिताया गया समय, यानी अनस्ट्रक्चर्ड टाइम। इसका मतलब है दोस्तों या परिवार के साथ ऐसा समय बिताना जिसका कोई उत्पादक लक्ष्य ना हो, कोई एजेंडा ना हो, बस साथ बैठना। बिल्कुल। जब आप बिना किसी दबाव के अपने करीबी लोगों के साथ हंसते बोलते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम खतरे की स्थिति से बाहर आ जाता है। यह शरीर को संकेत भेजता है कि मैं सुरक्षित हूं। और ये सुरक्षा का एहसास उस अलगाव के संकट को रोकता है जो अक्सर इन पीक परफॉर्मेंस को घेर लेता है। एकदम सही। इसमें एक और बात बताई गई थी, लगातार छोटे छोटे संवाद जिन्हें लो बार इंटरैक्शंस कहा गया है। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। जैसे कि रोज सुबह किसी दोस्त को सिर्फ एक मीम भेजना या गुड मॉर्निंग का टेक्स्ट भेजना। मुझे तो लगता था कि उच्च प्रदर्शन करने वाले लोग इन छोटी छोटी बातों पर अपना समय बर्बाद नहीं करते होंगे। ये समय की बर्बादी नहीं है, ये एक भावनात्मक बुनियादी ढांचा है, इमोशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, ये छोटे छोटे संवाद आपके दिमाग को ये याद दिलाते हैं कि आप दुनिया से जुड़े हुए हैं। ये उस भयानक डोपामाइन ट्रफ से बाहर निकलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो जब इंसान भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करता है तभी उसका दिमाग वो ऊर्जा जुटा पाता है जो खटाना के उस मॉडल के सबसे कठिन स्तर यानी महारत तक पहुंचने के लिए जरूरी है। बिल्कुल, ये सब आपस में बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो खटाना का निरंतर सीखने का लूप हमें ये बताता है कि ज्ञान को दिमाग में कैसे पक्का करना है, यानी उस घर की नींव, दीवारें और इंटीरियर कैसे बनाना है। हाँ, वो हमें प्रक्रिया देता है। और दूसरी तरफ ह्यूबरमैन का बायोलॉजिकल और सोशल टूल किट हमें ये बताता है कि उस घर को बनाने के लिए शारीरिक और मानसिक ऊर्जा कैसे पैदा करनी है और खुद को टूटने से कैसे बचाना है। बिल्कुल, ये दोनों मिलकर व्यक्तिगत परिवर्तन का एक पूरा ब्लूप्रिंट बनाते हैं। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? इस पूरी चर्चा का अंतिम निष्कर्ष क्या है? मैं कहूंगा कि निष्कर्ष ये है कि परिवर्तन कोई रहस्यमय चीज नहीं है, ये एक अनुमानित और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। हाँ, हमने आज ये सीखा कि सीखना कोई पैसिव काम नहीं है। ये लर्न, टेस्ट, स्ट्रेंथन और प्रोग्रेस का एक लगातार चलने वाला लूप है। और इस लूप को सफलतापूर्वक चलाने के लिए हमें अपने डोपामाइन के उतार चढ़ाव को समझना होगा। बिल्कुल, हमें बिना मेहनत के मिलने वाले सस्ते डोपामाइन से बचना होगा ताकि हमारा बेसलाइन सुरक्षित रहे। और NSDR तथा सांस लेने की तकनीकों से अपने ट्रांजिशन को संभालना होगा। और सबसे अहम बात, अकेलेपन के गुफा में जाने के बजाय हमें छोटे लेकिन लगातार सामाजिक संपर्कों के जरिए अपने नर्वस सिस्टम को सुरक्षित रखना होगा। यही एक संपूर्ण पीक परफॉर्मेंस का राज है। और इसी के साथ मैं एक ऐसे विचार पर इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगी जो सीधे इन स्रोतों की गहराई से उपजा है। बताइए। जरा सोचिए, खटाना के मॉडल का जो आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चरण है वो है प्रगति या प्रोग्रेस। हाँ। और दूसरी तरफ ह्यूबरमैन कहते हैं कि नर्वस सिस्टम को फिर से तारने और नया सीखने की जो वास्तविक भौतिक प्रक्रिया है वो केवल गहरे आराम और गहरी नींद में होती है। सही कह रही हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी सबसे बड़ी प्रगति और सीखने की प्रक्रिया का असली काम तब हो रहा होता है जब हम गहरी नींद में पूरी तरह बेहोश होते हैं? अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरा विचार है ना? ये एक ऐसा विचार है जो किसी की भी रातों की नींद उड़ा सकता है, या शायद इस रात सोते समय इस बारे में जरूर विचार कीजिएगा। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही।